हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज फर्स्ट, जो हमारी वास्तविक संख्याएं। देखिए, फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट ही चैप्टर है और यहाँ पे हम 10th क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। देखिए, यहाँ से हम जो 9th तक अभी तक हमने पढ़ा है, संख्याएं वही हैं, लेकिन फिर भी इसका जो बेसिक है वो हम साथ लेके चलेंगे। जिन बच्चों ने 9th अच्छे से पढ़ी है, वहाँ पे इनको वास्तविक संख्याएं समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ पे हम संख्याएं क्या होती है वहां से बेसिक स्टार्ट करके फिर हम एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखिए, हमारी एक्सरसाइज है वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये संख्याएं होती क्या हैं। इस संख्याओं की प्रश्नावली है, तो संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार मोटा मोटा संख्याओं की जानकारी हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक होती है प्राकृत संख्या। नाम सुना होगा आपने, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और इसमें कौन कौन सी संख्याएं इंक्लूड होती हैं वो भी हम समझेंगे। देखिए, प्राकृत संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होती है, एक, दो, तीन, और इस प्रकार ये अनंत तक जाती है। क्लियर है? प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। अब इसको याद करने का क्या हिंट है? भाई, काफी बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्राकृत संख्या हम एक से बोले या जीरो से बोले। तो वो कंफ्यूजन हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई हम जानते हैं कि प्रकृति हमारे पास कितनी है? एक है ना? प्रकृति कितनी है? एक है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? एक से स्टार्ट होगी। बस आपको सिंपल सा ये फंडा याद रखना है कि प्रकृति एक है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? एक से स्टार्ट होगी। क्लियर है इतना? अब सेकंड हम चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है? इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर, और इसको डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्लू से। इसको होल लिखते हैं, WHOLE, होल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर, और इसको डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्या इंक्लूड होती है वो भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ अंतर जीरो का होता है। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, बिकॉज प्रकृति हमारे पास एक है, नेचर हमारे पास एक है। तो यहाँ से जो पूर्ण संख्या है ये होगी जीरो से स्टार्ट, 0, 1, 2, और इस प्रकार इन्फिनिटी तक। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ जीरो का अंतर है। क्लियर है इतना? अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट संख्या पे। नेक्स्ट संख्या होती है हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। अब यहां से एक चीज देखिए आप, पूर्णांक संख्या, इसका नाम क्या है? पूर्णांक संख्या। मतलब जो पूर्ण अंकों की संख्या हो वो हमारी पूर्णांक संख्या होती है। पूर्ण अंकों की संख्या मतलब मैं कहूं आपको कि 2.5, तो क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये पॉइंटों में है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी। इसके टुकड़े करके देखो, पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण अंकों वाली संख्या क्या होगी? पूर्णांक संख्या। और इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं का मिश्रण होता है। तो यहां से हम क्लियरली यहाँ पे क्या कहेंगे हम, कि जो पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस से स्टार्ट होती है। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो माइनस इन्फिनिटी से ये स्टार्ट होती है, और आगे जाके जैसे कि -3,
-2 -1 फिर 0 और यहाँ से पॉजिटिव संख्या स्टार्ट होगी 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक। क्लियर है? पूर्णांक संख्या मीन्स पूर्ण अंकों वाली संख्या पूर्णांक संख्या होगी और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएं इसमें इंक्लूड होती हैं। क्लियर है भाई? प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है बिकॉज प्रकृति हमारे पास कितनी है? एक है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 का अंतर होता है। पूर्णांक संख्या पूर्ण अंकों वाली संख्या, ठीक है, और ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों का मिश्रण होती है। इतना क्लियर है? अब आगे हम चलते हैं परिमेय संख्याओं पे। परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जाननी है। 9th क्लास तक हमने इसके बारे में जाना भी है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन क्या यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स q नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी कि q नॉट इक्वल 0। q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यदि q का मान 0 हो गया तो भाई यहाँ पे देखिए जैसे कि 2 बटे में 0, तो 0 नेगलेक्ट हो गए। यहाँ पे मान कितना आया? ओनली 2। तो क्या 2 एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 परिमेय संख्या नहीं है बिकॉज कंडीशन क्या होनी चाहिए परिमेय संख्या की? p बटे q के फॉर्मेट में वो होना चाहिए, तो हम वहां पे कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्लियर है इतना? परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है और यहाँ पे q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। ये हमारी क्या हुई? परिमेय संख्याएं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होगी? जो संख्या परिमेय है उनको p बटा q के रूप में लिखेंगे हम। अब बात है अपरिमेय संख्याओं की, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्या होंगी, है ना? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती। क्लियर है? वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि √2, √3, √5, ये सारी हमारे पास क्या होती है? एक अपरिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि √2, √3, √5, √7, इस प्रकार जो भी संख्याएं होती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। क्लियर है इतना? एक बार देख लीजिए। देखिए प्राकृत संख्या n से स्टार्ट होती है, सॉरी n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या को w से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखिए परिमेय संख्याएं। जो संख्याएं p बटे q के रूप में होती हैं परिमेय संख्या होती हैं, जहां पे एक कंडीशन अप्लाई होती है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि भाई 3/5, तो क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये एक परिमेय संख्या है बिकॉज यहाँ पे p है और ये q है। क्लियर है इतना? अपरिमेय संख्या देखिए वे संख्याएं जिन्हें परिमेय, वे संख्याएं जो सॉरी वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इतना क्लियर है? अब चलते हैं हम वास्तविक संख्या पर, जो कि हमारे चैप्टर है वास्तविक संख्या। अब इसके बारे में समझिए
कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, दोनों संख्याएं आ जाएं, दोनों संख्याओं का मिश्रण होता है, दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं कोमा अपरिमेय संख्याएं। ये दोनों जहां पे मिलती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं, और इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, और यही हमारा चैप्टर है, रियल नंबर। अब यहाँ पे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों जहां पे अवेलेबल होती हैं वो हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखिए एक होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, पढ़ी हमने पहले की क्लासेस में, वे संख्याएं जिसमें या तो स्वयं से विभाजित हो, वो संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित हो या ओनली एक से विभाजित हो, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इसको, प्राइम नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वे संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित हो, जैसे कि 2 हुआ, 3, 5, 7, ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं, अब भाई भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होगी, किन्हें कहेंगे हम भाज्य संख्याएं। या तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है भाज्य होंगी। भाई अभाज्य कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, जिसमें या तो स्वयं का भाग जाए या सिर्फ एक का भाग जाए, तो वो क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। और भाज्य की जहां बात आती है तो वहां पे हम बोल देंगे कि जो अभाज्य नहीं है बाकी सब बची हुई क्या है, भाज्य संख्याएं। या फिर दूसरी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि कोई भी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 6, मैंने कहा 2 से अधिक जिन संख्याओं के गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने 6, तो 6 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 6 और ये 3 और ये 1, तो इसके गुणनखंड कितने आए हमारे पास, 3 गुणा 2, मतलब 2 गुणनखंड तो आ सकते हैं, 2 से अधिक भी आ सकते हैं। तो यहाँ से इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य संख्याएं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 6, 8, 12, 25 इस प्रकार। ठीक है, क्लियर है इतना। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याएं जहां पे दोनों आ जाती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक होती है अभाज्य संख्या जिसमें या तो स्वयं से विभाजित हो या सिर्फ एक से विभाजित हो, तो वो अभाज्य संख्या होती है। अब आती है भाज्य संख्याएं, तो वे संख्याएं जो मतलब अभाज्य संख्याओं के अलावा जो भी संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। फिर दूसरी लैंग्वेज में हम समझें, यदि किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्लियर है इतना।
अब एक और है, वो भी मैं क्लियर करवा देती हूँ। एक होती है सह अभाज्य संख्याएं। काफी बच्चे होते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे इसको भी हम क्लियर करेंगे। सह अभाज्य संख्याएं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याओं का युग्म होता है। ये संख्याओं का युग्म होता है, जहां पे जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है। दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसमें। युग्म जैसे कि मैं आपको लेके चलूं कि 9 और 7, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 9 और 7, क्लियर है। अब देखिए यहां से 9 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3, 3 और 1, है ना। मतलब 3 की घात 2 गुणा 1, ये हमें इसके फैक्टर मिले। इसी प्रकार यदि हम 7 का निकालते हैं तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो इसका हमें क्या टुकड़े मिले? 7 इंटू 1। 1 को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि 1 तो हम एलसीएम और एचसीएफ जब निकालते हैं वहां पे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर निकाल रहे हैं, गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो ये तो हमारे पास 3 की घात 2 और ये हो हमारे पास 7। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से हम कहेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जहां पे जिनका एचसीएफ हमेशा क्या होता हो? 1 आता हो। जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। कुछ भी कॉमन नहीं आता है, सिर्फ एचसीएफ कितना आए? 1 आई, तो वो संख्याएं क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर है इतना? तो यहां तक हमने संख्याओं की पूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है वो ये चीजें आसानी से समझ सकते हैं, बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी संख्याओं की पूर्ण जानकारी। अब हम बढ़ते हैं हमारी चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको जो भी हमारी एक्सरसाइज है उसकी डिटेल एक बार बता देती हूँ। देखिए हमारे पास 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, ये 4 प्रश्नावली है ना। अब 1.1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 1.1 में हम अध्ययन करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। यहां से हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम, कुछ और भी टॉपिक हैं लेकिन मेन टॉपिक इसका यही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर? अब सेकंड जो 1.2 प्रश्नावली है, 1.2 जो प्रश्नावली है, यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब प्रश्नावली 1.3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली एग्जाम में 99% यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। प्रश्नावली 1.3 में हम अध्ययन करेंगे अपरिमेय संख्याओं के लिए प्रूफ की प्रश्नावली है। ये क्या है? प्रूफ की। यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे अपरिमेय संख्याएं है या नहीं है, उनको किस प्रकार सिद्ध हम करते हैं, वो चीजें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। अपरिमेय संख्याएं प्रूफ करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि √2, 3, √5, इस प्रकार कि भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है यहाँ पे कि हमें प्रूफ करना होगा कि √2 अपरिमेय संख्या कैसे होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है ये। नेक्स्ट है हमारे पास 1.4। अब प्रश्नावली 1.4 में हम अध्ययन करेंगे दशमलव प्रसार का।
भाई दशमलव प्रसार संख्याओं का कैसा है, शांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती का है। यहाँ पे हम करेंगे दशमलव प्रसार का। जैसे कि 5/4 इसको हम भाग देंगे तो कुछ पॉइंटों में आंसर आएगा, लेकिन क्या आया पॉइंटों में मतलब दशमलव में। तो ये दशमलव प्रसार जो है इसका अध्ययन हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 में। ये हमारी चैप्टर का ओवरफ्लो हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो प्रश्नावली 1.1 है और प्रश्नावली 1.4 है ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है। कुछ बोर्ड्स हैं जिसमें से ये हट चुकी हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड हुआ है ना, और यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन कुछ बोर्ड में से ये प्रश्नावली और ये प्रश्नावली हट चुकी हैं। और कुछ बोर्ड हैं जैसे कि बिहार बोर्ड है, उनमें ये सारी प्रश्नावलियां हैं। तो जो पढ़ने लोगो आप उससे पहले अपना सिलेबस आप चेक कर लेना। ठीक है, हम सारी प्रश्नावली पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.2 और 1.3 करेंगे। लेकिन मैं आप टेंशन मत लीजिए, सारी प्रश्नावली हम यहाँ पे लेके चलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे, जहां पे अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ हम ज्ञात करने वाले हैं। क्लियर है इतना? अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड हमसे ज्ञात करवाया है। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात नहीं किया गया है हमसे, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो भाई अभाज्य गुणनखंड तो हमने बहुत पढ़े हैं, तो कर देंगे चुटकियों में इसको हल। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है हमारे पास, 140। ठीक है, 140 यहीं पे करते हैं हम 140। भाई फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए भाजकता के नियम आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट बात, भाई इकाई अंक सम है तो 2 का भाग जाएगा। 3 के भाग भाजकता का नियम क्या कहता है, जब छोटी संख्या होगी तो देखते हैं हम पहचान जाएंगे कि भाई ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। यदि बड़ी संख्या आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे, वहां पे आपको भाजकता के नियम पता होना चाहिए। तो 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों के, जैसे कि 7, 3, 2, 9, संख्याओं के अंकों के योग में जब 3 का भाग जाए, 3 से विभाजित हो, 3 से डिवाइड हो, तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। ये 3 के भाजकता का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 0। तो सिंपली हम यहाँ से 2 से भाग देंगे, दे दीजिए 2 का भाग। कितनी बार गया, 7 बार, और ये 0। अगेन यहाँ पे इकाई अंक सम है तो 2 किससे डिवाइड कीजिए, 35 बार। ठीक है, अब किसका जाएगा, 5 का। 5 सत्ते 35 और ये 7 का और ये 1 बार। ठीक है, अब इसके गुणनखंड क्या क्या मिले हमें, इस साइड का हमें पार्ट ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे कि जो 140 है इसके हमें गुणनखंड मिले 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 की घात 2 क्यों लिखा हमने, यहाँ पे ये 2 बार आया हुआ है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। 1 हमेशा अवेलेबल रहेगा। 1 को हम कब पॉइंट करेंगे, जब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करवाएगा, है ना। तो जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, एलसीएम एचसीएफ के लिए कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिलेगा, तो वहां पे हम 1 लेके चलेंगे, क्योंकि 1 तो हर जगह अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे 1 आप लिखो या ना लिखो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब एचसीएफ हमें ज्ञात करना होगा तो वहां पे हम 1 लेके चलेंगे, कि जब कोई भी चीज कॉमन नहीं मिलेगी तो 1 तो मिलने वाला है ही। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसका अभाज्य गुणन। इजी है ना, बिल्कुल बहुत इजी प्रश्नावली है। 1.2 और 1.1 बहुत इजी प्रश्नावली, आराम से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156। 156 इसके फैक्टर निकालिए फटाफट। 156 इकाई अंक क्या है, 6। यहां से 2 का भाग दीजिए, 7 बार गया, 1 बचा इसका कैरी, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड होगा,
3 टाइम्स, एक कैरी हुआ तीनों का। अब 3 का भाग जा रहा है यहाँ से, 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब ये किससे डिवाइड होगा? ओनली 13 से। हमारे पास जो 156 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने मिले भाई? 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार है 3 की घात 1 गुणा 13 कितनी बार है? एक बार, तो 13 की घात 1। ये घात 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ समझने के लिए ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये हमारे पास 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3825। अब यहां से देखिए भाई, इकाई अंक क्या है? 5 है, सम संख्या नहीं है तो 2 का तो भाग नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंकों का योग करके देखते हैं कि क्या आता है। 8 और 3 और 8 कितने हुए? 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, मीन्स 3 का भाग जाएगा यहाँ से। तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 हासिल बचा हमारे पास, 3 सत्ते 21, 1 हासिल, 3 पंजू 15। ठीक है, अब वापस से 3 का जा रहा है, दे दीजिए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15। ठीक है, अब किसका जाएगा? यहाँ से 5 का जा रहा है। 5 8 40, 2 हासिल जम्मे 25। फिर 5 का जा रहा है। 5 एकम 5, हासिल कितनी बची? 3, 5 सत्ते 35, और फिर ये 17 में 17 का भाग गया एक बार। तो ये हमें क्या मिला? 3825 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास निकल के आए हैं। तो लिख दीजिए यहाँ से कि जो 3825 हमारे पास क्वेश्चन था उसके अभाज्य गुणनखंड हमें कितने मिले हैं? 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, और ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आया। क्लियर है? सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसी वे में, उसी प्रोसेस में, सिंपल वे में बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हुए होमवर्क के। ठीक है भाई, इसका जो बेसिक था वो हमने आज समझा, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट हमने हल किए। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में जो प्रश्नावली 1.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।